अब ये नेचुरल वेजिटेशन बेटा अलग अलग फॉर्म में होती है, फ्लोरा, फौना एंड वेजिटेशन। आता है ना, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, क्या आपके तू कहते हैं ना, क्या बोलता है, अश्वगंधा और बबूल, नीम, तुलसी। जंगल के अलावा आपको पेड़ ऐसे लगाने हैं जहाँ पर आप एग्रो फॉरेस्ट्री कर सको, जहाँ कई छोटे मोटे आपने पेड़ लगा दिए, एक छोटे से लैंड में आपने पेड़ लगा दिए। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के? स्वागत है आप सभी लोगों का इस शानदार आईसीएसई वाला यूट्यूब चैनल पर। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड एंड एवरीवन इज ग्रेट। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज शिग्रफ, योर ज्योग्राफी मेंटोर और आपकी प्यारी दोस्त। तो देखो भाई, आज हम एक और नया सेशन लेकर आए हैं, एक और नई टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं, माइंड मैप करने वाले हैं। एंड द टॉपिक इज नेचुरल वेजिटेशन, a very simple chapter, a very easy chapter and a very very theoretical chapter as well। तो भाई यहाँ पर हम पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे और मैं आपको बीच बीच में बताती रहूंगी कि कौन कौन से आपके टॉपिक्स ऐसे हैं जहां पर आपको बहुत ज्यादा एम्फसाइज करना है और चीजें वहां पर लर्न करनी है। सो आई होप आप मेरे साथ ये सीरीज को एंजॉय कर रहे हैं, आपको मजा आ रहा है मेरे साथ पढ़ने में। स्टार्ट करते हैं बेटा आज इस लेक्चर को। नेचुरल वेजिटेशन आज हम पढ़ने वाले हैं। क्या होता है मैम ये नेचुरल वेजिटेशन? व्हाट इज दिस नेचुरल वेजिटेशन? इसको पूरे चैप्टर को हम आज वन शॉट में पूरे पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं बेटा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट अस टॉक अबाउट नेचुरल वेजिटेशन एंड मीनिंग। क्या होता है नेचुरल वेजिटेशन? कॉन्सेप्ट तुम मुझसे समझो, थ्योरी तो तुम भी पढ़ लोगे, मैं भी पढ़ाई दूंगी। कॉन्सेप्ट ये है कि नेचुरल वेजिटेशन का मतलब होता है ऐसी वेजिटेशन जो नेचुरली ग्रो होती है और जिसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता है ना। ऐसा वेजिटेशन जो नेचुरली ग्रो कर रहा है और जिसमें इंसान का, ह्यूमन का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है, कोई भी डिस्टर्बेंसेस नहीं है, उसको हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। यही चीज यहाँ पर थ्योरी में लिखी हुई है। इट रेफर्स टू द प्लांट कम्युनिटी व्हिच हैज ग्रोन नेचुरली विदाउट एनी ह्यूमन एड एंड हैज नॉट बीन डिस्टर्ब्ड by and will not been disturbed over a long time। ठीक है ना। इसलिए जो ग्रासेस हैं, जो श्रब्स हैं, जो ट्रीज हैं which grow on their own, अपने आप ग्रो कर रहे हैं भाई। ग्रासेस है, जो घास फूस होती है, जो श्रब्स होते हैं, कुछ कुछ पेड़ अपने आप निकल आते हैं। इसमें क्या कोई ह्यूमन का इंटरफेरेंस होता है? नहीं। इसी को हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस कॉन्स्टिट्यूट्स द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ एन एरिया। ठीक है ना। अब ये नेचुरल वेजिटेशन बेटा अलग अलग फॉर्म में होती है, फ्लोरा, फौना एंड वेजिटेशन। फ्लोरा अलग चीज होती है, फॉरेस्ट और नॉट फौना। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, वी आर टॉकिंग अबाउट वेजिटेशन, तो हम प्लांट्स की बात करेंगे। सो फ्लोरा अलग है, फॉरेस्ट अलग है और वेजिटेशन अलग होता है। फ्लोरा का मतलब क्या हुआ? फ्लोरा का मतलब होता है बेटा प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन और पीरियड। एक पर्टिकुलर रीजन या एक पर्टिकुलर पीरियड पर जो भी प्लांट आता है उसको हम फ्लोरा कहते हैं। ठीक है ना। वो एक स्पेशलाइज्ड स्पीशीज, ग्रुप ऑफ स्पीशीज में लिस्टेड रहता है। ठीक है ना। वेजिटेशन किसे कहते हैं बेटा? वेजिटेशन रेफर्स टू द असेंबलेज ऑफ plant species living in association with each other in a given environment setup। दो चीजें फर्क है। फ्लोरा का मतलब क्या हुआ कि प्लांट्स जो एक पर्टिकुलर पीरियड या पर्टिकुलर रीजन में ग्रो करते हैं उसे हम फ्लोरा कहते हैं। बट वेजिटेशन क्या होती है? वेजिटेशन का मतलब ये होता है जब कई सारे प्लांट स्पीशीज एक साथ ग्रो करते हैं और एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, उसको हम वेजिटेशन कहते हैं। ठीक है ना। फॉरेस्ट क्या होता है? सबको पता है मैम, जंगल होता है, बड़े बड़े लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड होते हैं जो कि पेड़ों से, पौधों से, ट्रीज से कवर होते हैं, उसको हम फॉरेस्ट कहते हैं। तो व्हाट इज फॉरेस्ट? लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड कवर्ड विद ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स एंड थाउजेंड ऑफ लाइफ फॉर्म्स दैट विच इंक्लूड बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया फ्लोरा क्या होता है, वेजिटेशन क्या होता है एंड फॉरेस्ट क्या होता है। ठीक है ना। अब भाई आ गई बहुत सिंपल सी बात, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। क्या क्या इंपॉर्टेंस है भाई फॉरेस्ट के? भाई फॉरेस्ट हमें क्या देता है? बहुत सारे प्रोडक्टिव फंक्शंस हैं, बहुत सारी चीजें हमको फॉरेस्ट से मिलती है। जैसे कि कुछ वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, फ्रूट्स, लीव्स, रूट्स, ट्यूबर्स ऑफ प्लांट। वुड का इस्तेमाल करते हैं हम फर्नीचर बनाने में, है ना। इट इज सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर कुकिंग। भाई क्यों कुकिंग? क्योंकि भाई चीजें, खाने पीने की चीजें हमें जंगल से मिल रही है। एंड प्रोवाइडिंग वार्मथ, गर्माहट भी हमको देता है फॉरेस्ट, है ना। कि भाई धूप चीजें जैसे हमें छांव देता है ना, ऐसे। ओके, फॉरेस्ट गर्माहट कैसे दे रहा है भाई? टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है ना, ना बहुत ठंडी ना बहुत गर्मी, वार्मथ बनाकर रखी हुई है। इसके अलावा वुड एंड बैम्बू पल्प को हम इस्तेमाल करते हैं पेपर बनाने में और पेपर बोर्ड्स बनाने में। यस और नो? तो ये बहुत ही प्रोडक्टिव फंक्शन है। प्रोडक्टिव फंक्शंस का मतलब फॉरेस्ट के जो प्रोड्यूस है, जो हमें फॉरेस्ट प्रोड्यूस करके दे रहा है, उसका हम क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा
फॉरेस्ट प्रोडक्शन में और क्या आता है, टिम्बर, लकड़ियां आती हैं, फाइबर्स आते हैं, एसेंशियल ऑयल्स आते हैं, ऑयल सीड्स आती है, एडिबल प्लांट्स आते हैं, बैम्बूज हमें क्या देते हैं बेटा, लिवलीहुड फॉर मेनी ट्राइबल्स, है ना, बैम्बू से बहुत सारी चीजें बनाते हैं वो लोग, चटाई बनाते हैं, डलिया बनाते हैं, रस्सी बनाते हैं, इन सबको वो बेचते हैं। ये आप देख सकते हो, ये आप देखो रस्सी है, वो डलिया है, ये बास्केट्स है ना, इस सब का काम ट्राइबल्स ज्यादातर करते हैं, तो उनका लिवलीहुड है ये। और ये कहां से मिल रहा है हमें, बैम्बू, जंगलों से मिल रहा है, ठीक है ना। इट इज ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेयन, रेयन एक कपड़ा है बेटा, ये आर्टिफिशियल कपड़ा होता है, सिल्क फाइबर, इन सब में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो दिस इज व्हाट इज प्रोडक्टिव फंक्शंस ऑफ फॉरेस्ट। दूसरा आता है बेटा प्रोटेक्टिव फंक्शंस। अब देखो प्रोटेक्टिव है, एक है प्रोडक्टिव, अब है प्रोटेक्टिव। प्रोटेक्टिव कैसे है बेटा, प्रोटेक्टिव की बात करें तो कंट्रोल्स वाटर साइकिल, आपको पता है भाई बारिश कैसे होती है ना, थिक लेयर ऑफ ह्यूमस इन द फॉरेस्ट प्रिवेंट्स इवेपोरेशन ऑफ वाटर। अभी इससे पहले वाले मैंने आपको बताया था किस तरह से सॉइल इरोजन हो जाता है ना, लेकिन जब ह्यूमस रहेगा, सॉइल फर्टाइल रहेगी, पेड़ अगर लगे रहेंगे तो क्या होगा, तो फिर भाई वो सॉइल फर्टाइल बनी रहेगी, सॉइल इरोड नहीं होगा, है ना, इरोड नहीं होगा तो जो मॉइस्चर है सॉइल में वो ऊपर नहीं जाएगा, वो इरोड नहीं होगा। वो कैसे होगा, जब घने एकदम जंगल होंगे। तो वाटर साइकिल को ये वो क्या करता है, वाटर साइकिल को कंट्रोल करता है कि भाई पानी इवेपोरेट नहीं हो पाता है, राइट, और जो पानी इवेपोरेट होता है वो इज द फॉर्म ऑफ रेन वापस आ जाता है। सो थिक लेयर ऑफ ह्यूमस इन द फॉरेस्ट प्रिवेंट्स इवेपोरेशन ऑफ वाटर। ह्यूमस एक्ट्स एज अ नेचुरल स्पंज एंड हेल्प्स टू सोक द रेन वाटर इन द सॉइल। तो जो पानी है, जो बारिश से पानी आया है, जो नेचुरल वाटर है, जो स्ट्रीम्स बह रही है जंगल में, उस पानी को इवेपोरेट नहीं होने देता है। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा, कॉम्प्लेक्स रूट सिस्टम बाय ऑफ द फॉरेस्ट बाइंड्स द सॉइल। मैंने आपको बताया कि जंगल में तो बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उनकी जड़ें भी बहुत मजबूत होती है, बहुत डीप जाती हैं। तो जब डीप जाती है तो वो क्या है, सॉइल को होल्ड करके रखती है ना, तो उससे क्या है, सॉइल जो है, जो उसके जो न्यूट्रिएंट्स है, जो फर्टिलिटी है, वो लूज नहीं होती, देयर बाय प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन एंड लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तीसरा बेटा, थिक ह्यूमस ओवर द ईयर्स फॉर्म बाय डिके ऑफ फॉरेस्ट लिटर विच इंक्रीजेस फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। क्या कह रहा है कि भाई क्योंकि जंगल में पत्तियां टूटती रहती हैं, जानवर मरते रहते हैं, है ना, तो ढेर सारा ह्यूमस बन जाता है। वो ह्यूमस क्या करता है, वो टॉप लेयर पर बिछ जाता है, वो उड़ नहीं पाता, वो हटता नहीं है, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती है, ठीक है ना। फिर आता है आपकी रेगुलेटरी फंक्शंस। फॉरेस्ट रेगुलेट भी करता है, कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन वाला प्रोसेस। हम ऑक्सीजन ब्रीद इन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। तो ये क्या है, रेगुलेटरी तो कर रहा है हमारा, है ना। सो ट्रीज यूटिलाइज कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। आपको पता है मैम व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है ना। ये जो ऑक्सीजन वो बाहर छोड़ रहे हैं, इसे हम लोग या एनिमल वर्ल्ड यूज कर रहा है, ठीक है ना। हम भी एनिमल वर्ल्ड में ही आ जाते हैं, जानवर ही है, इंसान एक्चुअली इंसान जानवर है, ठीक है ना। एनीवेज कम बैक स्टडी ऑल्सो रेगुलेट वाटर साइकिल। भाई ये अभी पिछले पॉइंट मैंने आपको बताया कि ट्रीज क्या करते हैं, जो पानी है, ग्राउंड वाटर है, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, रिलीज वाटर ड्यूरिंग transpiration into atmosphere which helps to form clouds and precipitation that brings water again in the soil and thus completing the water cycle। क्या होता है, कुछ नहीं होता है, जो नदियां हैं उसमें पानी इवेपोरेट होता है, वो इवेपोरेट होकर ऊपर बादल बन रहा है, वो बादल बनकर वापस वो पानी इन द फॉर्म ऑफ रेन वापस आ रहा है। तो इस तरीके से वाटर साइकिल में भी प्लांट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, फॉरेस्ट का होता है, ठीक है ना। देन एक्सेसरी फंक्शन क्या होता है बेटा, ये बहुत सारे लोगों के लिए घर है, ट्राइबल्स जंगलों में रहते हैं, जितने भी जंगली जानवर है वो जंगलों में रहते हैं, तो वाइल्ड लाइफ के लिए ये क्या है, कि हैबिटल है ना। सो प्रोवाइड हैबिटल फॉर वाइल्ड लाइफ, प्रोवाइड एस्थेटिक्स एंड रिक्रिएशन टू ह्यूमन बींग्स थ्रू नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो भाई ये जंगलों में ही तो होती है चीजें, है ना, जैसे आपका नेशनल पार्क बनता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है, बायो रिजर्व्स होती हैं, है ना। हम सब क्या करते हैं, हम इन सब चीजों को यहाँ पर प्रिजर्व कर रहे हैं, है ना। तो ये जंगलों की तो चीजें हैं जो हम प्रिजर्व कर रहे हैं, राइट। तो एक्सेसरी फंक्शन भी है। अब आते हैं बेटे टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। तो बेटा कुछ 5 तरह की वेजिटेशन है, 5 तरह के फॉरेस्ट है एक तरीके से मैं आपको बताऊं तो इंडिया हैज अ वैरायटी ऑफ फॉरेस्ट एंड नेचुरल वेजिटेशन ड्यू टू वेरिएशन इन क्लाइमेटिक कंडीशन, क्योंकि हमारे यहाँ क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है, सॉइल अलग अलग टाइप की है, रिलीफ अलग अलग टाइप का है, तो इसलिए पूरी कंट्री जो है वो 5 मेजर डिविजन्स में, 5 मेजर वेजिटेशंस में डिवाइडेड है। पहली आती है बेटा आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब बेटा ये जो चीजें हैं ना, इसमें आपको बस ये देखना है यहाँ पर बारिश कितनी होती है, पेड़ कितने बड़े होते हैं, कौन कौन से पेड़ होते हैं, इसकी क्या खास बात है, यही 4-5 पॉइंट लर्न करना है, दैट्स इट, ठीक है ना। चलो एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करते हैं बेटा। तो यहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है बेटा,
पानी कितना बरसता है, मोर देन 200 सेंटीमीटर यहाँ पर पानी बरसता है, ठीक है ना। शॉर्ट ड्राई सीजन होता है। दूसरा पॉइंट, एवरेज टेम्परेचर कितना है, 25 27 डिग्री तक टेम्परेचर होता है, और ह्यूमिडिटी कितनी होती है, 77% तक ह्यूमिडिटी होती है। कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको बेटा वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स। क्या मतलब हुआ कि ये आपका इंडिया का नीचे साउथ है, ये आपका वेस्टर्न घाट है, ये वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न स्लोप इस तरफ देखने को मिलेंगे। इस तरफ देखिए, ये वाला एरिया ड्राई है, बट इस तरफ आपको ये वाले फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, वेस्टर्न स्लोप पे, ठीक है ना। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट रीजन में मिलेगा, आइलैंड्स लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार के आइलैंड्स में, और तमिलनाडु के कोस्टल रीजन में आपको इस तरह के फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा इस फॉरेस्ट की, बेटा इट हैज अ लग्जीरियंट वेजिटेशन। लग्जीरियंट का वेजिटेशन का मतलब बहुत ही अच्छी वेजिटेशन है यहाँ पर, ये साल भर हरे भरे बने रहते हैं, ठीक है ना। रिमेन्स वार्म एंड वेट थ्रू आउट द ईयर, साल भर यहाँ पर पानी रहता है, वेट रहते हैं, तभी तो हरे भरे बने हैं, ठीक है ना। श्रब्स एंड क्रीपर्स मिलते हैं आपको यहाँ पर, ट्रीज श्रब्स एंड क्रीपर्स मिलेंगे। ट्रीज बड़े बड़े पेड़, श्रब्स मतलब झाड़ियाँ, क्रीपर्स मतलब जो जमीन में पौधे उगते हैं, जैसे पंपकिन वगैरह क्रीपर है ना, वाटरमेलन क्रीपर है। Which give it a multi-layer structure, ठीक है ना। इसके वजह से यहाँ पर मल्टी लेयर स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। बड़े बड़े आपको यहाँ पर पेड़ मिल रहे हैं, फिर आपको कुछ यहाँ पर shrubs मिल रहे हैं, और कुछ यहाँ पर आपको creepers भी मिल रहे हैं, ठीक है ना। Okay, then carpet layer of herbs and grasses cannot grow because of the dense canopy. By dense canopy का मतलब क्या हुआ, क्योंकि इतने भरे हुए जंगल, घने जंगल होते हैं कि तो घासें होती हैं और जो हर्ब्स होते हैं ये ग्रो यहाँ पर नहीं कर पाती है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि उनको इतनी सनलाइट नहीं मिलती। इतने घने जंगल है, देखो फोटो में अगर आप देखोगे तो बहुत घने जंगल है, सनलाइट नीचे नहीं आ पाती है, धूप नीचे नहीं आ पा रही है, धूप नीचे नहीं आ पा रही है, तो जो घास को धूप चाहिए, जो हर्ब्स को धूप चाहिए, वो नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से ये ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। इनका कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता बेटा लीव्स को शेड करने का, इसलिए ये हर साल भर हरे भरे रहते हैं। दे अपीयर ग्रीन ऑल द ईयर। कौन कौन से मेन ट्रीज हैं यहाँ पर, रोजवुड, इबोनी, मैंगोनी, तून, चापला, सिसुन, तेलसुर एंड गुर्जर। इसमें से एनी 5 यू में लर्न, एनी 5, एनी 5 बहुत है, सफिशिएंट है। दूसरा आता है आपकी इनकी इकोनॉमिक वैल्यू क्या है बेटा, कैसे ये इकोनॉमिकली हेल्प करते हैं। तो बेटा इनके हम जो भी यहाँ पर पेड़ होते हैं उनका यूज करते हैं काहे में, केन्स बनाने, जो भी पाम्स हैं यहाँ पर, जो केन्स है, जो बैम्बूज हैं, जो फर्न्स है, जो क्लाइंबर्स हैं, इन सबका हम इस्तेमाल करते हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में करते हैं, ठीक है ना। These forests have not been fully exploited. अभी तक ये फॉरेस्ट को हमने पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट नहीं किया है, ठीक है ना। यहाँ पर जो लकड़ी मिलती है बेटा, जो प्लांट स्पीशीज है, जो लकड़ी मिलती है वो बहुत ही हाई वैल्यूएबल होती हैं। इनसे हम टिम्बर बना सकते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको ये वाला क्लियर हो गया होगा। फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड एग्यूमेंटेशन एक्ट, ये 2023 में हाल ही में ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए आया था। फॉरेस्ट कंजर्वेशन में अमेंडमेंट किया गया था, ये कंजर्वेशन एक्ट आया था 1980 में, उसको अमेंड करके फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड एग्यूमेंटेशन एक्ट लेकर आए थे, ठीक है ना। गवर्नमेंट को क्या बोला गया, गवर्नमेंट को ये बोला गया, उनको पावर दी गई कि आप इस चीज को चेक करें, रेगुलेट करें कि भाई जंगल से हमें कितना फॉरेस्ट रिसोर्स निकालना है ना, जंगल से हमें कितना रिसोर्स निकालना है, फ्रॉम टिम्बर एंड बैम्बू टू कोल एंड मिनरल्स बाय इंडस्ट्रीज एज वेल एज फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज। इनको देखना है, कंट्रोल करना है कि भाई कितना टिम्बर निकलेगा, कितना बैम्बू निकल सकता है, कितना कोल निकल सकता है ना, ये चीजें आपको कंट्रोल करनी है। तो ये इस एक्ट में बोला गया है। सीक टू एनकरेज प्लांटेशन ऑन नॉन फॉरेस्टल लैंड, भाई जहां पर अभी जंगल नहीं है वहां जंगल बनाने की बात करी गई है। क्यों, क्योंकि भाई जंगल क्या होता है, लंग्स, हमारे अर्थ के लंग्स है। कल को पेड़ नहीं रहेंगे तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हम उन पर डिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो सीक टू एनकरेज प्लांटेशन, क्या बोला गया इस एक्ट में कि भाई उन एरियाज पर, उन लैंड पर प्लांटेशन करिए जहां पर अभी जंगल नहीं है। सीक टू क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर दैट वुड एड नेशनल सिक्योरिटी एंड क्रिएट लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज फॉर दोज हु रिसाइड ऑन द पेरिफेरी ऑफ द फॉरेस्ट, और साथ में उन लोगों के लिए घर वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, जिससे कि जो लोग जंगलों में काम कर रहे हैं, भाई जंगल में पेड़ पौधे लगाने हैं, देखभाल करनी है, तो लोग चाहिए। अब लोग कहाँ, दूर तो रहेंगे नहीं, वहीं आसपास कहीं जंगल में रहेंगे, तो उनके लिए आप घर वर बनाइए ताकि वो वहीं पर रहें और हमारे जंगलों की देखभाल करें। ओके दूसरा आता है बेटा आपका ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट एंड अ वेरी गुड फॉरेस्ट। बेटा ट्रॉपिकल डेसिडुअस की बात करें तो इट इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया। सबसे ज्यादा अगर कोई जंगल दिखता है तो इट इज डेसिडुअस फॉरेस्ट। अवेबिलिटी के हिसाब से बेटा, पानी की अवेबिलिटी के हिसाब से इसको आप दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। एक है आपका मॉइस्ट डेसिडुअस और एक है आपका ड्राई डेसिडुअस। नाम से दिख रहा है जहां पर पानी होगा वहां पर होगा आपका मॉइस्ट डेसिडुअस, जहां पानी नहीं होगा वो होगा आपका ड्राई डेसिडुअस। बात करते हैं बेटा मॉइस्ट डेसिडुअस की। क्या क्लाइमेट होता है यहाँ पर, क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है बेटा,
तो मॉडरेट से लेकर लो रेनफॉल होती है यहाँ पर। एनुअल रेनफॉल होती है 100 से 200 सेंटीमीटर की। टेम्परेचर होता है 24 से 27 डिग्री का और ह्यूमिडिटी होती है 50 से 80% की। कहाँ कहाँ मिलेंगे आपको ये? तो आपको ये मिलेंगे फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ पेनिनसुला, फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज, यूपी, वेस्टर्न घाट, कर्नाटक, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र। इसमें भी आप कुछ एनी 5 याद कर सकते हैं, सफिशिएंट है, नॉट मोर देन दैट, रिक्वायर्ड ही नहीं है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा? 6 से 8 हफ्ते तक ये अपनी पत्तियां झड़ देते हैं। ट्रीज शेड देयर लीव्स फ्रॉम 6 to 8 weeks ड्यूरिंग द स्प्रिंग एंड अर्ली स्प्रिंग व्हेन शॉर्टेज ऑफ वाटर इज एक्यूट। जब पानी कम होता है तभी अपनी पत्तियां झड़ देते हैं, ठीक है ना। जो सब सॉइल होता है वो इतना नहीं होता है, इट इज नॉट इनफ फॉर द ट्रीज टू कीप द लीव्स ईयर अराउंड। जो पानी है, क्योंकि भाई पानी की अवेलेबिलिटी के हिसाब से ही जंगल होते हैं, जब पानी कम होता है तो मिट्टी ये अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि जो मिट्टी में जो मिट्टी में पानी है वो इतना सफिशिएंट नहीं है कि ये अपनी पत्तियां हरी रख पाए, इसलिए पीली हो जाती हैं, ठीक है ना। पर्टिकुलर स्पीशीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे एंड कमर्शियली सबसे एक्सप्लॉइटेड फॉरेस्ट है ये, सबसे ज्यादा कमर्शियली एक्सप्लॉइट अगर कोई फॉरेस्ट है दैट इज दिस फॉरेस्ट ओनली। कौन कौन से ट्रीज मिलेंगे आपको यहाँ पर? साल देखने को मिलेगा, टीक मिलेगा, अर्जुन मिलेगा, शीशम मिलेगा, महुआ मिलेगा, मेलबेरी मिलेगी, पलाश मिलेगा एंड चंदन मिलेगा। इकोनॉमिक वैल्यू क्या है बेटा? टिम्बर, यहाँ जो लकड़ी हमको मिल रही है वो बहुत अच्छी है, उससे हम कई सारी चीजें बना सकते हैं। जैसे कि मैं आपको सैंडलवुड की बात करें, चंदन के पेड़ की बात करें, तो इसकी बहुत डिमांड है इंडिया में और इंडिया के बाहर अब्रॉड में भी। ओके, तो यहाँ पर आपको देखो ये मिल रहा है, ये टीक है, ये साल है और ये शीशम है। ये टीक है, ये साल है, ये शीशम है, ठीक है ना। ये पेड़ ऐसे होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस। अब देखो ड्राई में देखो आपको मिल रहा है, ये पिक्चर से देखने को मिल रहा है कि भाई यहाँ पर पानी वानी नहीं है, यहाँ पर पत्तियां देखो कैसे झड़ी हुई हैं, नंगे पेड़ है एकदम, ठीक है ना। चलो इनकी बात करते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है बेटा? टेम्परेचर कितना रहता है? 23 से लेकर 27 डिग्री रहता है। एनुअल रेनफॉल कितनी है? 70 से 100 सेंटीमीटर और कम हो गई। ह्यूमिडिटी होती है 51 से 58। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है? बिहार, यूपी एंड पेनिनसुला प्लेटू में आपको ये देखने को मिलेंगे। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बेटा? These forests are found between moist deciduous forest and tropical thorn forest। तो किसके बीच में आपको ये फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे? मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट जहां पानी की अवेलेबिलिटी है उसके बाद, और ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट जहां पर एकदम पानी खत्म हो गया। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये एरिया है मॉइस्ट का, ये एरिया है थॉर्न का। मॉइस्ट में थोड़ा बहुत पानी है, थॉर्न में बिल्कुल पानी नहीं होता है, ये इनके बीच में पाए जाते हैं, ठीक है ना, ये इनके बीच में पाए जाते हैं, ठीक है ना। वेटर मार्जिन्स पर दे फॉरेस्ट हैव ट्रांजिशन इनटू मॉइस्ट डेसिडुअस व्हाइल ऑन द ड्रायर मार्जिन दे डिग्रेड इनटू थॉर्न फॉरेस्ट। तो जो यहाँ पर पेड़ होंगे उनका असर होता है मॉइस्ट का, तो ये हरे भरे होते हैं। जो यहाँ पर पेड़ होते हैं उनका असर होता है थॉर्न का, तो ये कांटे वाले पेड़ होते हैं, ठीक है ना। ओके, नॉर्दर्न प्लेन्स में और हायर रेनफॉल एरियाज में, प्लाटू में आपको यहाँ पर फॉरेस्ट के बड़े बड़े स्ट्रेचेस देखने को मिलेंगे जहां पर आपको टीक के साथ और दूसरे पेड़ देखने को मिलेंगे और घास वगैरह देखने को मिलेगी। ड्राई सीजन में क्या होता है बेटा? ये अपनी पत्तियां पूरी तरीके से झाड़ देते हैं, गिर जाती हैं पत्तियां इनकी पूरी, एंड गिव फॉरेस्ट अ लुक ऑफ वास्ट ग्रास लैंड लाइक नेकेड ट्रीज। मैंने आपको बताया ना नंगे पेड़ लगते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने आपको दिखाया ना, क्योंकि पत्ती सारी गिर गई है तो ये एकदम नंगे पेड़ है, सिर्फ डंडल डंडल दिख रही है। ओके, कौन कौन से यहाँ पर आपको कॉमन ट्रीज मिलेंगे? टीक मिलेगा, तेंदू मिलेगा, साल, रोजवुड, अल्तमश, बेल एंड खेर। इकोनॉमिक वैल्यू क्या है बेटा? ये जो जंगल है इसमें हमें टिम्बर मिलता है, फ्रूट्स मिलते हैं और बहुत सारे और दूसरे यूजफुल ट्रैक्ट्स देखने को मिलते हैं जिसका हम एग्रीकल्चर पर्पज से यूज करते हैं। फिर ये आते हैं, ये क्या, ये हाँ दिस इज व्हाट इज, देखो इस तरह से नंगे पेड़ दिख रहे हैं, ये होते हैं आपके ड्राई डेसिडुअस, ठीक है ना। अब आता है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट या स्क्रब्स ऑफ इंडिया बोलते हैं। ये कांटे वाले पेड़ होते हैं, यहाँ पानी बिल्कुल भी नहीं होता है, तभी तो थॉर्न है, कैक्टस ग्रो कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर बारिश जो है वो कितनी है? लेस देन 50 सेंटीमीटर है। टेम्परेचर कितना है? 25 से 27 डिग्री है। ह्यूमिडिटी कितनी है बेटा? 47 डिग्री है, 47% है। कहाँ मिलता है बेटा? पंजाब, हरियाणा, यूपी, सेंट्रल एंड ईस्टर्न राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। एनी 5 यू मे लर्न, एनी 5 यू मे लर्न। मैंने सारे लिखे हुए हैं, आप कोई 5 याद कर सकते हो, ठीक है ना बेटा। इसमें क्या होता है? इसमें ज़ेरोफाइटिक वेजिटेशन होता है। व्हाट डू यू मीन बाय ज़ेरोफाइटिक वेजिटेशन? प्लांट्स दैट सर्वाइव इन ड्राई एनवायरनमेंट ड्यू टू ड्राई सॉइल, क्योंकि सॉइल कम है विद लो सॉइल इसमें बहुत ज़्यादा नहीं होता है, मिट्टी बहुत ज़्यादा नहीं होती है इसमें, और ये ड्राई एनवायरनमेंट में ग्रो कर पाते हैं। तो इस तरह की वेजिटेशन को हम ज़ेरोफाइटिक वेजिटेशन कहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर बेटा बारिश बहुत कम हो रही है, थॉनी है, मिट्टी नहीं है वहां पर, यहाँ तो रेत रेत होती है,
कैक्टस वगैरह कहाँ ग्रो करते हैं? रेत में ग्रो करते हैं, राइट? तो क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल बारिश नहीं है बेटा, तो ट्रीज आर स्टॉप्ड फ्रॉम ग्रोइंग प्रॉपरली। बारिश नहीं है, पानी नहीं है, तो ट्रीज जो है वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पाते हैं। Plants remains leaves for most of the part of the year. Plant remain leafless for most of the part of the year. ज्यादातर टाइम में आपको यहाँ पर ऐसे प्लांट्स देखने को मिलेंगे जो जिस पर पत्ती नहीं होगी, साल भर ये एकदम नंगे ही होते हैं, ठीक है ना? जस्ट लुक लाइक स्क्रब वेजिटेशन, बिल्कुल वैसे दिखते हैं। कौन कौन से हैं? जैसे बबूल का पेड़, कांटे का पेड़ होता है, असाशिया होता है, डेट पाम होता है यानी कि खजूर का पेड़, बेर का पेड़, खैर का पेड़, नीम का पेड़ एंड कैक्टी पेड़, ठीक है ना? इकोनॉमिक वैल्यू क्या है बेटा? देखो बेर जो है सभी लोगों को पसंद होगा, बेर सभी लोग खाते हैं, तो इसको रॉ खाया जाता है, अचार का इस्तेमाल करा जाता है, बेवरेजेस में इस्तेमाल किया जाता है। टिम्बर यानी लकड़ी जो होती है इन जंगलों की बहुत स्ट्रांग होती है, टफ होती है और ड्यूरेबल होती है। आसानी से आप इससे बेडस्टेड्स बना सकते हैं, बोर्ड बना सकते हैं और एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट्स और चारकोल यानी कि कोयला बना सकते हैं। तो ये इसकी इकोनॉमिक वैल्यू है। ओके, बबूल बार्क की बात करें यानी बबूल की जो खार होती है, जो छार होती है, जो बबूल की बार्क होती है उसमें, और जो गम होता है, ये मेडिसिनल वैल्यू होता है ना? इससे दवाइयाँ बनती हैं। जो खजूर का पेड़ होता है बेटा, उसका जो फल होता है उसको कच्चा खाया जाता है, ठीक है ना? उसका इस्तेमाल होता है ड्रग में, लोशन में, है ना, सिरप में, पेस्ट में, है ना? आता है ना, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? क्या आपके, तो कहते हैं ना, क्या बोलता है, अश्वगंधा और बबूल, नीम, तुलसी, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना? है ना, इन सब का इस्तेमाल कर जाता है। गला खराब हो गया हो या ठंड लग गई हो या फीवर आ गया हो। नीम की जो पत्ती होती है, जो नीम की छाल होती है, उसकी रूट्स जो होती हैं उसमें भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं। नीम के तेल को, नीम की पत्तियों को एक्सट्रैक्ट करके उससे ब्यूटी प्रोडक्ट बनाया जाता है एंड ऑल्सो इंसेक्टिसाइड्स बनाते हैं, जैसे कि बोलते हैं ना नीम फेस वॉश, है ना, नीम स्क्रब, तो ये नीम से होते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये चीज़ें बनाई जाती हैं, ये इसकी इकोनॉमिक वैल्यू है। मैं आपको दिखा दूँ तो ये आप देख सकते हो, है ना? ये आपका खजूर का पेड़ हो गया, ये आपका बेर का पेड़ हो गया, ये आपका वो नीम का पेड़ हो गया, वो आपका कैक्टस हो गया, ये बबूल का पेड़ है, ये बबूल है, ठीक है ना? दिस इज बबूल, दिस इज नीम, दिस इज कैक्टस, दिस इज बेर एंड दिस इज खजूर पेड़, ठीक है ना? आई होप ये आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इस तरह से देखो पूरा ये दिखता है, ज़्यादा मिट्टी इसमें नहीं होती है, सॉइल कम होता है, ठीक है ना? इस तरह से ये दिखता है। फिर आता है बेटा आपका लिटोरल और स्वैम्प फॉरेस्ट, यानी इनको हम टाइडल फॉरेस्ट भी कहते हैं। लिटोरल और टाइडल फॉरेस्ट की बात करें तो देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वेव्स के थ्रू यहाँ पर इस तरह से जो है पेड़ की जड़ें दिखती रहती है। ये हवा, ये वाटर जो है, जो टाइडल जो है, ये ऐसे यहाँ पर टकराता है और वापस जाता है, फिर टकराता है, फिर वापस जाता है, ठीक है ना? आगे मैं आपको दिखाऊंगी। लिटोरल फॉरेस्ट की बात करें तो ये आपको, इंडिया हैज अ वैरायटी ऑफ वेटलैंड हैबिटेट्स। वेटलैंड्स बहुत है हमारे यहाँ। दीज वेटलैंड्स आर बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक सिस्टम, यानी लैंड और पानी के बीच वाली जो जमीन होती है उसमें आपको इस तरह के फॉरेस्ट मिलेंगे, जहां पर वाटर टेबल यूजुअली जो है वो सरफेस लैंड पर होता है, यानी पानी जो है वो ऑलमोस्ट सरफेस पर होता है, ठीक है ना? क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी होती है बेटा? टेम्परेचर होता है यहाँ पर 26 से 29 डिग्री होता है और बारिश यहाँ पर नॉट मोर देन 200 सेंटीमीटर, यानी मैक्सिमम 200 सेंटीमीटर की बारिश होती है। देखो इसमें यही सब याद करना है, टेम्परेचर कितना है, रेनफॉल कितनी है, ह्यूमिडिटी कितनी है, कहाँ मिलता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन कौन से पेड़ मिलते हैं और क्या इकोनॉमिक वैल्यू है। मोर और लेस सबकी एक जैसी ही है, ठीक है ना? चलो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें बेटा तो कहाँ मिलेगा आपको? ये रिवर मार्शी एरियाज में मिलेंगे जहां दलदल होता है, वेट डेल्टाज में मिलेगा, स्वैम्पी एरिया से मिलेगा, सी को सुंदरबन डेल्टा, ये आपकी वेस्ट बंगाल में है, कोस्टल एरियाज ऑफ आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा इसकी? ये एवरग्रीन रहते हैं और हाइट में यूजुअली क्या है बेटा? एंड हाइट यूजुअली एसोसिएटेड विद वेटनेस। ये डिपेंड करता है कि भाई कितने मिट्टी कितनी गीली है, यहाँ पर आसपास कितना दलदल है, उस हिसाब से पेड़ की हाइट होती है। जो ट्री के ट्रंक होते हैं उनको कई सारे रूट्स सपोर्ट करते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया ना, ये एक ट्री की ट्रंक है, इसको कई सारे रूट सपोर्ट कर रहे हैं, तब ये पेड़ खड़ा है, ठीक है ना? तो supported by number of silt like roots which remain submerged under water during the high tide and can be seen during the low tide। तो जब हाई टाइड होता है, जब पानी का लेवल बढ़ जाता है तो ये सारे के सारे रूट्स पानी में छुप जाती हैं। जब टाइड का लेवल, पानी का लेवल कम हो जाता है तो ये सारे के सारे रूट्स दिखना शुरू हो जाती है, ठीक है ना? तो इस तरह से ये दिखती हैं। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर ली। ओके, प्रोफोस की बात करें यानी लैविश ग्रोथ है with triangle climbers which is an adaptation for the survival in soft and shifting mud, have breathing roots। अभी जो रूट होती है इनकी, भाई पेड़ की जड़ नॉर्मली अगर आप मिट्टी से बाहर निकाल दोगे तो पेड़ मर जाता है क्योंकि उसको ब्रीदिंग रूट जमीन के अंदर है।
बट इनकी क्या है, इनकी ब्रीदिंग रूट्स जो होती हैं वो बाहर होती हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर वाटर लॉक कंडीशन होती है। तो कुछ मैंग्रोव रूट्स एक्सटेंड वर्टिकली, नहीं, बिकॉज ऑफ द वाटर लॉक कंडीशन, क्योंकि इनकी कंडीशन ऐसी है, ये पेड़ ही ऐसे बने हुए हैं कि ये जमीन के बाहर पानी में भी और पानी के बाहर भी ब्रीद कर सकते हैं, ठीक है ना। कुछ मैंग्रोव फॉरेस्ट की बात करें तो दे एक्सटेंड वर्टिकली अबव द ग्राउंड विच हैव पोर्स दैट enables द ट्री टू ब्रीथ, ठीक है ना। इनमें जड़ों में पोर्स होते हैं जो कि अगर ये धरती के बाहर पानी के बाहर भी रहेंगे तो ये ब्रीथ कर सकते हैं। एंड व्हेन अदर रूट्स रिमेन सबमर्ज्ड अंडर वाटर ड्यूरिंग हाई टाइड, और बाकी रूट्स जो है जब पानी में डूब जाती है तब भी ये ब्रीथ कर सकती है। ये आप देख सकते हो, ये इस तरह से दिखती है, ठीक है ना। तो अभी वाटर लेवल कम है तो यहाँ पर देखो सारी जड़ें दिख रही है, बट जब वाटर लेवल बढ़ जाएगा तो यही सारे पेड़ जो है वो यहाँ तक पानी भर जाएगा, है ना। तो क्या होगा, तब भी ये पेड़ जो है पानी, तब भी ये पेड़ जो है वो ब्रीथ कर सकता है। ओके, अब आता है बेटा मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट की बात करते हैं। चलो, मैंग्रोव फॉरेस्ट समवॉट लाइक टाइडल फॉरेस्ट ओनली, इसमें भी आपको ऐसे जड़ें जो है वो बाहर देखने को मिलेंगी। फटाफट से देखते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में। कहां मिलेंगे आपको, द कोस्ट इन दी सॉल्ट मार्शेस दैट टाइडल क्रीक्स एंड मड फ्लैट्स एंड एस्टुरीज, दे आर फाउंड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। कहां मिलेंगे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में मिलेंगे, वेस्ट बंगाल में मिलेंगे, डेल्टा ऑफ महानदी गोदावरी एंड कृष्णा में मिलेंगे, ठीक है ना। ओके, इन जंगलों में सुंदरी ट्रीज होती है, बहुत सुंदर होते हैं ट्रीज, इसलिए इनको सुंदरी ट्रीज बोलते हैं। सुंदरबन डेल्टा में आपको ये देखने को मिलेंगे, ये आप देख सकते हो, इतने सुंदर होते हैं ट्रीज। कौन कौन से पेड़ होते हैं इसमें बेटा, इसमें क्योरा होता है, अमूर होता है, भारा होता है, क्या पढ़ेंगे इसको, रिजोफोरा होता है, केन्स होते हैं एंड पाम्स होते हैं, ठीक है ना। इकोनॉमिक वैल्यू क्या है, ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं इनका इस्तेमाल हम फ्यूल में करते हैं। फ्यूल का मतलब लकड़ी वकड़ी जलाने में, खाना वाना पकाने में इस्तेमाल करते हैं। वेराज जो सुंदरी ट्री होती है ये हमें हार्ड ड्यूरेबल टिम्बर देता है, ये हमें लकड़ी ऐसी मिलती है जिससे हम फर्नीचर बना सकते हैं। तो ये यू कैन सी दीज आर योर मैंग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हुए आता है आपका माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट लाइक वो फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट जो हमें पहाड़ों में मिल रहा है वो हमारे माउंटेन फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है ना। इन द माउंटेन रीजन टेम्परेचर डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड। ऑब्वियसली आपको पता है कि भाई जैसे जैसे आप हाइट में ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो घटता चला जाएगा, तो उसी के हिसाब से बेटा वेजिटेशन भी वहां की होती है। क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करें तो यहाँ पर कितना टेम्परेचर होता है, 12 से 13 डिग्री का टेम्परेचर होता है। बारिश होती है यहाँ पर 100 से 300 सेंटीमीटर की। ह्यूमिडिटी होती है बेटा 56 से 65% की। ओके, कौन कौन से किस तरह के फॉरेस्ट मिलते हैं आपको, यहाँ पर जो पेड़ों की हाइट होती है वो होती है बिटवीन दीज फॉरेस्ट अकर एट एन एल्टीट्यूड ऑफ। ये माउंटेन फॉरेस्ट आपको कौन सी हाइट पे मिलेंगे, बिटवीन 100 मीटर्स टू 4000 मीटर्स, मैंने 100 बोल दिया, 1000 मीटर्स, बिटवीन 1000 मीटर्स टू 4000 मीटर्स। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है आपको, हिमालयाज में देखने को मिलेंगे, इसके अलावा विंध्यास में मिलेंगे, नीलगिरीज में मिलेंगे एंड वेस्टर्न घाट्स में आपको ये पहाड़ देखने को मिलेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बेटा, ये इनकी पत्तियां बहुत चौड़ी चौड़ी होती है और एवरग्रीन होती हैं और कॉनिफेरस होती है। कॉनिफेरस का मतलब कॉनिकल होती है, पत्तियां नुकीली होती है, ठीक है ना। कंटेन्स स्क्रब्स, क्रीपर्स, फर्न्स होते हैं। कहां मिलेंगे, एट द फुटल ऑफ हिमालयाज डेसिडुअस फॉरेस्ट आर फाउंड। फुटल्स पर आपको डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलेंगे जहां पर आपको हाइट मिलेगी 1000 से 2000 सेंटीमीटर एल्टीट्यूड पे। फिर आपको मॉइस्ट टेम्परेचर फॉरेस्ट मिलेंगे। इन हिली एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, एवरग्रीन ब्रॉड लीव ट्रीज लाइक चेस्टनट एंड ओक आर फाउंड। तो उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल में आपको चेस्टनट और ओक जैसे पेड़ देखने को मिलेंगे। ये देखो, ये होता है कॉनिफेरस, ठीक है ना। अगर आप और बिटवीन अगर आप बात करो 1500 से 1700 सेंटीमीटर की बात करो, मीटर की बात करो, हाइट की बात करो, तो यहाँ पर आपको कॉनिफेरस ट्रीज यानी कि चीड़ देखने को मिलेगा। पाइन यहाँ का एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्री है, ये आपको पाइन दिख रहा है, जैसे पाइन टी, ये होते हैं कॉनिफेरस ट्री। कॉनिकल शेप में है, कोन के शेप में है कि नहीं है, इसलिए इनको कॉनिफेरस बोलते हैं। खड़े पेड़ होते हैं एकदम ये, ठीक है ना। ओके, कितनी एल्टीट्यूड में मिलते हैं पाइन आपको, 2250 से लेकर 3000 मीटर हाइट पर। देखो एल्टीट्यूड से बात करी उसने, 1000 पर मिल रहा है आपको हिमालय डेसिडुअस, फिर 1000 के बाद 2000 के ऊपर जाओगे तो यहाँ पर 1500 से 1700 में मिल रहा है आपको कॉनिफेरस। फिर आपको और पाइन मिल रहा है 2200 से लेकर 3000 के बीच में, यहाँ पर आपको पाइन और स्प्रूस देखने को मिल रहा है। और अगर ऊंचे जाओगे तो वहां पर आपको एल्पाइन फॉरेस्ट और एल्पाइन ग्रास देखने को मिलेगी, जहां पर स्नो होती है, बर्फ होती है। वहां पर आपको बेटा मोसेस एंड लिचेस देखने को मिलेंगे। क्या होते हैं, ये होते हैं मोसेस एंड लिचेस, ऐसे ग्रीन ग्रीन कलर की चीजें होती हैं जो कि
पेड़ नहीं होता, बट दीज आर टाइप्स ऑफ एल्गी टाइप्स, काई टाइप की होती है, ठीक है ना, छोटी छोटी बहुत वेजिटेशन होती है, ठीक है ना। और जहां और बर्फ होती है वहां तो कोई भी वेजिटेशन नहीं होती है, बियॉन्ड स्नो लाइन, है ना, जहां पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ गिरती रहती है वहां पर किसी तरह की वेजिटेशन नहीं होती है। ओके, टेम्परेचर, दीज टेम्परेट फॉरेस्ट को हम शोलास बोलते हैं नीलगिरीज में, एंड अन्नामलाई एंड पलानी हिल्स बोलते हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट ट्री कौन सा है, मनोलिया, लॉरेल, सिंकोना, वॉटल एंड प्लम। तो ये हैं आपके सारे के सारे, ये है सिंकोना, आई नो दिस इज सिंकोना एंड दिस इज प्लम एंड दिस इज मैंगोलिया, दिस इज मैंगोलिया, आई नो दिस, यस। तो इस तरह के फॉरेस्ट, इस तरह की चीजें आपको यहाँ टेम्परेट में देखने को मिलेगी ना। अब आता है बहुत ही सिंपल सिंपल चीजें कि भाई फॉरेस्ट के क्या क्या यूजेस होते हैं, फॉरेस्ट के क्या क्या यूजेस होते हैं, क्या क्या इनकी इंपॉर्टेंस है। तो बेटा रोजवुड की बात करें तो इससे हम फर्नीचर बना लेते हैं, वैगन पार्ट का मतलब चक्के वगैरह बनाते हैं, डेकोरेटिव वुड होता है, इसका इस्तेमाल करते हैं घर में हम लकड़ी वकड़ी पे कार्विंग करने के लिए, ऑर्नामेंटल प्लाई बनाते हैं, बोर्ड्स बनाते हैं और वीनर्स बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये इनकी, देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था लेक्चर में कि दिस इज अ वेरी थ्योरेटिकल चैप्टर, इसमें चीजें आपको राइट करनी पड़ेगी। एबोनी की बात करें तो इसका हम इस्तेमाल करते हैं घर के डेकोरेशन में, लकड़ी पे एनकार्विंग वगैरह होती है ना, लकड़ी जैसे सहारनपुर की लकड़ी बोलते हैं, लकड़ी के सोफे होते हैं, लकड़ी के बेड्स वगैरह में कार्विंग कर देते हैं ना, नक्काशी कर देते हैं, तो इसमें लकड़ी इस्तेमाल करते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में इस्तेमाल करते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह में हॉकी और ये आपकी क्रिकेट बैट, इन सब का इस्तेमाल करते हैं, पियानो कीज में यूज होता है। टीक की बात करें तो बेटा इसको कंस्ट्रक्शन पर्पस में इस्तेमाल करते हैं, शिप बनाने में इस्तेमाल करते हैं, फर्नीचर बनाने में इस्तेमाल करते हैं, रेलवे कैरियज बनाने में इस्तेमाल करते हैं, स्लीपर्स यानी जो रेल के बीच में जो यहाँ पर ऐसे जो पटरी होती है ना, उसको बनाने में इस्तेमाल करते हैं, ब्रिज बनाने में इस्तेमाल करते हैं। इसकी लकड़ी बहुत हार्ड और बहुत ड्यूरेबल होती है और इस पे काम करना आसान होता है। सैंडलवुड पे क्या करते हैं बेटा, इसके हम स्टैचू बनाते हैं, लकड़ियों के स्टैचू बनाते हैं, ऑर्नामेंटल ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, खुशबू वाली चीजें बनाते हैं ना, कहते हैं ना चंदन, चंदन के घर में स्प्रेज आते हैं, सैंडलवुड परफ्यूम्स आते हैं, है ना, तो इसका इस्तेमाल करते हैं। साल बहुत ही हार्ड लकड़ी होती है, बहुत हैवी होती है, बहुत टफ वुड होता है, इसका इस्तेमाल बेटा हम ब्रिज कराने में, दरवाज़ा बनाने में, विंडो बनाने में, घर में इस्तेमाल करते हैं, रेलवे स्लीपर्स में इस्तेमाल करते हैं। बेर की बात करें तो इसको कच्चा खाते हैं, इसका अचार बनाते हैं, इसको बेवरेज में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स में इस्तेमाल करते हैं और कोयला बनाने में भी इसकी लकड़ी काम आती है। नीम की बात करें तो भाई इसके जो, देखो ये सारी चीजें वैसे आप पढ़ चुके हो। नीम की बात करें तो बेटा नीम की जो झार होती है, जो बार्क होती है, जो उसके रूट्स होते हैं, उसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है, इससे हम मेडिसिन बनाते हैं, है ना, डायबिटीज को ट्रीट करने के लिए, एलर्जी अल्सर्स को ट्रीट करने के लिए, साथ में इसके ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनते हैं। देवदार की बात करें बेटा तो इसकी मीडियम वेट होता है, ड्यूरेबल लकड़ी होती है, कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, रेलवे स्लीपर्स में यूज करते हैं, बीम्स बनाने में यूज करते हैं, विंडो चौखट बनाने में इस्तेमाल करते हैं ना, विंडो फ्रेम का मतलब चौखट। सुंदरी ट्री का बेटा हम इस्तेमाल करते हैं कंस्ट्रक्शन पर्पस में और बोट मेकिंग में। तो ये है सारे फॉरेस्ट के यूजेस और कौन कौन से पेड़ों के, ट्रीज के क्या क्या यूजेस होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। नाउ वी स्टडी अबाउट फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट। देखो फॉरेस्ट क्या है, फॉरेस्ट बेटा एक बहुत ही इफेक्टिव रोल प्ले करता है हमारे एनवायरनमेंट में टेम्परेचर और बारिश को कंट्रोल करने में, राइट। डोमिनेंट रोल होता है बेटा इसका कार्बन साइकिल में। जैसे कि आपको पता है फॉरेस्ट क्या करता है, फॉरेस्ट जो है हमारे एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और एयर को प्यूरिफाई करता है, जो भी एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन होता है उसको खत्म कर देता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है, राइट। तो इस तरीके से उसका डोमिनेंट रोल होता है कार्बन डाइऑक्साइड में। देन सॉइल इरोजन नहीं होता भाई, पेड़ होगा तो मिट्टी कहीं नहीं जाएगी, मिट्टी का कटाव नहीं होगा, सॉइल डिग्रेड नहीं होगा, फ्लड्स नहीं आएंगे। वाटर पर्कुलेशन में हेल्प करता है, पानी जो होता है वो नीचे चला जाता है, अंडरग्राउंड जाता है, जिससे कि वाटर टेबल रिचार्ज हो जाती है, ठीक है ना। जो भी डीके सड़ गए प्लांट और एनिमल्स, उससे ह्यूमस बना देता है, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती है। ओके अब आता है भाई नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ सॉइल की, भाई सॉइल को कंजर्व करने की क्या जरूरत है, व्हाट इज द नीड। चलो फॉरेस्ट कंजर्वेशन व्हाई नेसेसरी, भाई आपको पता है कि भाई अगर हम फॉरेस्ट को एक्सप्लॉइट कर देंगे तो भाई हमारे जो बेसिक नीड्स है वो कहाँ से फुलफिल होंगी, नहीं हो पाएगी, जंगलों से हमें बहुत कुछ मिल रहा है। एक्सप्लॉइटेशन टू फॉरेस्ट टू सैटिस्फाई हिज नीड्स एंड ग्रीड्स हैज रिजल्टेड इन द डिक्लाइन ऑफ फॉरेस्ट कवर। हम अपने दिन पर दिन जो है डिमांड बढ़ाते चले जा रहे हैं, अपनी जरूरतों को बढ़ाते चले जा रहे हैं, उसको सेटिस्फाई करने के लिए हम पेड़ काटना शुरू कर दिया हमने, है ना। तो ऐसे क्या है भाई, अगर एक दिन जंगल खत्म हो जाएंगे तो हम अपनी जरूरतें कहाँ से पूरी करेंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, हम फॉरेस्ट को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो हमें उसी चीज को कंजर्व करना है, ठीक है ना। क्या है भाई, क्या हुआ,
जब पॉपुलेशन बढ़ी तो डिमांड बढ़ी, जब डिमांड बढ़ी तो हमने जंगल काट के हमने एग्रीकल्चर लैंड बनाना शुरू कर दिया। अब एक लिमिटेड जमीन को हम इंसानों की अनलिमिटेड डिमांड्स को पूरा करना है, ठीक है ना। कन्वर्टेड इनटू पैस्टोरल लैंड फॉर एक्सपैंडिंग डेयरी फार्मिंग, जंगल काट काट के हमने खेत बना दिए, वहां पर हमने ऐसे लैंड बना दी जहां पर हम एनिमल फार्मिंग कर रहे हैं, है ना। पेस्टोरल लैंड बना दिया डेयरी फार्मिंग के लिए, कैटल रियरिंग के लिए, ऐसी जगह जहां पर कैटल वगैरह को ब्रीड कराया जाता है ना। हमने इन चीजों में कन्वर्ट कर दिया। ओवर ग्रेजिंग कराने लगे हम, भाई ओवर ग्रेजिंग कर दोगे तो भाई वो सॉइल खराब हो गई, उस पर फिर आगे चलकर एग्रीकल्चर नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। दूसरा, डिमांड फॉर टिम्बर, लकड़ी चाहिए, सोफा अच्छा चाहिए, बेड एकदम आलीशान चाहिए, बढ़िया चीजें चाहिए, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम टिम्बर लकड़ियां काट रहे हैं, उससे फर्नीचर बना रहे हैं, अपना इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा और कई सारी रिवर वैली प्रोजेक्ट्स में भी इनका इस्तेमाल होता है। भाई रिवर वैली प्रोजेक्ट में डैम बनाना है, अब डैम के लिए आपको सारे पेड़ पहले काटने पड़ेंगे, जब आप पेड़ काटोगे तब वहां पानी आएगा, तो आप डैम खड़ा करोगे, तो इससे क्या है, डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम, है ना। तो इन सब चीजों से हमारा लैंड जो है वो खराब हो रहा है, डिस्ट्रक्ट हो रहा है ना। अब इन सब का असर क्या पड़ता है फॉरेस्ट पर? ऑब्वियसली बात है, पेड़ काट दोगे तो फॉरेस्ट का क्वांटिटी क्या होगा, डिक्लाइन हो जाएगा, फॉरेस्ट प्रोड्यूस कम हो जाएगा। जब फॉरेस्ट नहीं होगा तो सॉइल इरोजन हो जाएगा, ठीक है ना। फिर क्या है, रिड्यूस वाटर इन रिवर्स, इंक्रीज लोड ऑफ रिवर्स, रिड्यूस वाटर इन रिवर्स फॉर ह्यूमन यूज, siltation causes floods which destroy crops, property and living beings। क्या होता है भाई, जंगल नहीं होगा तो भाई हमारी जो सॉइल है वो खराब हो जाएगी, इरोजन होगा, बाढ़ आएगी, बाढ़ आने से क्या होगा, जो हमारे घर है, हमारे जो लिविंग प्रॉपर्टीज है, जो लिविंग बींग्स है, इन सब पे नुकसान पड़ेगा। तो जंगल का होना कितना जरूरी है। देन लैक ऑफ फॉरेस्ट की वजह से प्रेसिपिटेशन कम हो जाएगा। भाई जंगल नहीं होगा तो भाई कैसे प्रेसिपिटेशन कैसे होगा, जंगल से हो रहा है ना। उसकी लीव्स प्रेसिपिटेट कर रही हैं, कॉजिंग ड्रॉट, सूखा पड़ जाएगा। अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो भाई हमें कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगी, हम सांस नहीं ले पाएंगे, ग्रीन हाउस गैस हो जाएगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ जाएगा, हाउस इफेक्ट बढ़ जाएगा, ठीक है ना। अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। तो पेड़ क्या करते हैं, फॉरेस्ट क्या करते हैं, हमारे इन सब चीजों को बैलेंस करके रखते हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं। ओके ना, कंजर्वेशन मेथड्स आप क्या कर सकते हो, आप मैसिव प्लांटेशन प्रोग्राम चला सकते हो, जैसे वन महोत्सव वगैरह ये चलता है जिसमें आप प्लांटेशन की बात करते हो, है ना। हाल ही में अभी G20 में भी पेड़ लगाओ करके बात करी गई थी, तो पेड़ लगाने चाहिए। अगर एक एक बच्चा, जितने बच्चे यहाँ पर लेक्चर देख रहे हैं, अगर एक बच्चा एक एक पेड़ भी लगा देगा ना तो कितने सारे पेड़ हम लगा लेंगे, ठीक है ना। उससे क्या होगा बेटा, हमारा लैंड डिग्रेड नहीं होगा, है ना, हम एनवायरनमेंट को और अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं, राइट। दूसरा, अगर आप एफॉरेस्टेशन करेंगे अराउंड इंडस्ट्रियल यूनिट्स तो वहां पर पोल्यूशन कम हो जाएगा। इंडस्ट्रीज के अगल बगल आप पेड़ पौधे लगा दो तो यहाँ पर वहां पर पोल्यूशन कम होगा। भाई दिल्ली में इतने पेड़ क्यों है, दिल्ली में पेड़ का रीजन ये है कि दिल्ली में गाड़ियां बहुत है, पोल्यूशन बहुत है, पेड़ जो है वो उस पोल्यूशन को खत्म कर देता है ना, कंट्रोल करता है। तो इसलिए बेटा पेड़ क्या करता है, हमारे जो एयर पोल्यूट हो गई है उसको प्यूरिफाई करता है, तो इसलिए वी नीड टू कंट्रोल देम, वी नीड नॉट टू कट देम, ठीक है ना। स्टॉप इंडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ ट्रीज, बिना देखे आप जो है पेड़ काटना शुरू कर रहे हो तो भाई बिना देखे पेड़ मत काटो, है ना। अगर हो सके तो पूरी तरीके से बैन कर दो पेड़ काटना, ठीक है ना। देन एस्टैब्लिशिंग कॉरिडोर बिटवीन डिफरेंट रिजर्व फॉरेस्ट एंड अलाउ माइग्रेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। भाई बहुत सारे लोगों के लिए घर है जंगल, तो वो कहाँ जाएंगे, ठीक है ना। वाइल्ड एनिमल्स के लिए आज जंगल है तो उनके लिए पेड़ रहने चाहिए। ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज करो, आप फायरवुड की जगह आप नॉन कन्वेंशनल और रिन्यूएबल सोर्सेस का यूज करो। भाई लकड़ी की आग बनाने से अच्छा है आप सोलर प्लांट लगा लीजिए, आप विंड एनर्जी का यूज करिए, तो आप नॉन कन्वेंशनल या रिन्यूएबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करिए, ठीक है ना, जैसे हाइडल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, सोलर एनर्जी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। देन प्रॉपर लॉज होने चाहिए, स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए कि भाई कोई भी पेड़ काटेगा इतना जुर्माना है, ऐसे आप कंट्रोल कर सकते हो। लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। आपको याद होगा चिपको मूवमेंट आपने पढ़ा होगा, लोग वहां पर पेड़ को ऐसे हक करके खड़े हो गए थे कि हम पेड़ नहीं काटने देंगे। तो इस तरह से लोकल कम्युनिटी का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ठीक है ना। जो खराब जमीनें हैं, जो बैरल लैंड है, उसको आप वेजिटेशन बेल्ट्स में कन्वर्ट करिए। ओके, तो दीज आर ऑल दी मेजर्स जो आप कर सकते हैं पेड़ को बचाने में, फॉरेस्ट को बचाने में। ओके, चलिए आता है ड्राफ्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 2018। अब ये एक नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई गई थी, इंप्लीमेंट करी गई थी 1988 में। 2000 में उसको फिर से एक ड्राफ्ट बनाया गया है जिसमें क्या बात करी है कि फॉरेस्ट कवर हमें इंक्रीज करना चाहिए, यानी जंगल का एरिया और बढ़ाना चाहिए, ठीक है ना। 2018 में एक और नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी जिसमें उन्होंने ये बोला कि हमें ऐसे फॉरेस्ट बनाने हैं जो सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट कर सके। दैट मीन्स हम अपनी प्रेजेंट नीड्स को भी फुलफिल कर सके और आने वाले फ्यूचर में भी हम कंजर्व कर सके
फॉरेस्ट को। ऑब्जेक्टिव्स क्या है बेटा? इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे हमारे दुनिया में, लिवलीहुड है बहुत सारे लोगों के लिए, भाई जंगल से बहुत सारे लोगों का काम चलता है, घर चलता है ना। मिनिमम जो है एटलीस्ट 1/3 ऑफ टोटल लैंड एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर, ठीक है ना। 2/3 इन हिल्स एंड माउंटेन रीजेस, ये बात रखी गई है इस फॉरेस्ट पॉलिसी में कि 1/3 लैंड एरिया जो है वो जंगल का होना चाहिए, ठीक है ना। To reserve the degradation of forest by taking up rehabilitation without compromising its natural profile. Maintaining the health of forest vegetation and forest soil to recharge underground water. उस जंगल को आप हरा बना बना के रखिए, उस जंगल को आप उसकी सॉइल को फर्टाइल बना के रखिए, जिससे कि भाई वाटर जो है वो अंडरग्राउंड वाटर जो है वो उसका आप इस्तेमाल कर सके, उसको आप रिचार्ज कर सकें बार बार। नहीं तो ऐसे क्या होगा, वाटर लेवल नीचे चला जाएगा, ठीक है ना। टू इंक्रीज tree cover outside to increase tree cover outside the forest by promoting agroforestry and farm forestry. तो इसके जंगल के अलावा आपको पेड़ ऐसे लगाने हैं जहां पर आप एग्रो फॉरेस्ट्री कर सको, जहां कई छोटे मोटे आपने पेड़ लगा दिए, एक छोटे से लैंड में आपने पेड़ लगा दिए, जिससे कि आपका वो एक बाद में जाकर जंगल बन जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको इसमें प्रमोट किया गया था। आगे बढ़ते हैं और अब पढ़ते हैं सोशल फॉरेस्ट्री के बारे में। देखो क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस सोशल फॉरेस्ट्री? देखो, इट मींस मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, एफॉरेस्टेशन ऑफ बैरन लैंड्स। सोशल फॉरेस्ट्री का मतलब होता है कि आप फॉरेस्ट को मैनेज करें, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आप मैनेजमेंट करें, और जो बैरन लैंड्स हैं उसमें आप एग्रीकल्चर करें, उसमें आप नॉट एग्रीकल्चर, उसमें आप पेड़ लगाएं, एफॉरेस्टेशन करें। काहे के लिए? फॉर एनवायरमेंटल एंड रूरल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट करने के लिए, एनवायरमेंट बैलेंस रहे, इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे, उसके लिए आपको पेड़ लगाने हैं। पीपल ओरिएंटेड, वैल्यू बेस्ड, पीपल ओरिएंटेड जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, वैल्यू बेस्ड जॉइंट मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, ये जो इसमें लोग इन्वॉल्व है टू सेटिस्फाई द नीड्स, वांट्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ बोथ पीपल एंड द गवर्नमेंट। तो इस तरह से डेवलपमेंट करना है, इस तरह से पेड़ लगाने हैं, इस तरह से फॉरेस्ट को कंजर्व करना है, जिससे कि लोगों का भी भला होता रहे और गवर्नमेंट को भी नुकसान ना हो, ठीक है ना। इसको और क्या बोलते हैं, व्हाट डू, और इसको क्या बोलते हैं, सोशल फॉरेस्ट्री क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री बोलते हैं, माइंड फॉरेस्ट्री होती है, अर्बन फॉरेस्ट्री होती है, ट्री फार्मिंग होती है जिसको हम वन महोत्सव बोलते हैं, रिक्रिएशन फॉरेस्ट्री बोलते हैं, लाइफ स्टॉक फॉरेस्ट्री बोलते हैं, क्योंकि पेड़ एक नहीं कई तरीकों से हमारे से कनेक्टेड है। एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री का मतलब भाई जितना जंगल था आपने अपना और एरिया एक्सटेंड कर लिया। माइंड फॉरेस्ट्री, अर्बन फॉरेस्ट्री, ट्री फार्मिंग, रिक्रिएशन ऑफ फॉरेस्ट्री एंड लाइफ स्टॉक, ठीक है ना। यहाँ तक कि जो इसमें कम्युनिटीज इन्वॉल्व है उनको भी, जैसे चिपको मूवमेंट एक इसका बेस्ट एग्जांपल है। चिपको मूवमेंट लोगों ने क्या किया, ट्री को हक करके खड़े हुआ कि भैया हम पेड़ नहीं काटने देंगे, राइट। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट करना, कम्युनिटी डेवलपमेंट, रिस्टोरेशन, रिलोकेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्जिस्टिंग फॉरेस्ट लैंड्स टू टोटल डेवलपमेंट ऑफ द लैंड एंड पीपल लिविंग ऑन इट, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं भाई, इनके क्या क्या ऑब्जेक्टिव होता है सोशल फॉरेस्ट्री के। तो भाई सोशल फॉरेस्ट्री क्या क्या देता है बेटा, हमें फ्यूल प्रोवाइड करता है, फ्यूल वुड, लकड़ी प्रोवाइड करता है ना। फूडरी फॉर कैटल, जानवरों के लिए खाना प्रोवाइड करता है, टिम्बर देता है, एंड माइनर छोटे मोटे चीजें भी हमको जंगल से मिलती है रूरल पीपल के लिए, ठीक है ना। यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड अकॉर्डिंग टू इट्स प्रोडक्टिव कैपेसिटी, भाई लैंड को हम उसके प्रोडक्शन के हिसाब से यूज कर रहे हैं। अगर लैंड प्रोडक्टिव है तो उसमें हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, अगर प्रोडक्टिव नहीं है, बैरन लैंड तो उसमें हम पेड़ लगा रहे हैं, फॉरेस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। डेवलपिंग लोकल कॉटेजेस इंडस्ट्री बाय प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल, ये हो गई सोशल फॉरेस्ट्री की भाई फॉरेस्ट्री के साथ साथ आप और चीजें क्या करो। डेवलपिंग लोकल कॉटेज इंडस्ट्री बाय प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल, क्या होता है भाई, रॉ मटेरियल हमें कहां से मिलता है, जंगल से मिलता है, उससे हम वहां पर लोकल कॉटेज इंडस्ट्री लगा रहे हैं। कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब होता है ऐसी इंडस्ट्री जो स्मॉल स्केल होती है, ठीक है ना, या कंजर्वेशन ऑफ सॉइल एंड वाटर। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं सोशल फॉरेस्ट्री के। और क्या होते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, भाई जंगल में पेड़ आएंगे तो भाई पेड़ से चीजें तोड़कर लानी है, पल्प निकालना है, तो इससे एम्प्लॉयमेंट आएगा। इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बाय यूजिंग काउ डंग एज मैन्योर, देन इंप्रूवमेंट ऑफ एस्थेटिक सीन्स ऑफ द फॉरेस्ट एरिया, भाई और पेड़ लगाएंगे और खूबसूरत बनाएंगे और ब्यूटीफुल दिखेगा जंगल, है ना। तो इंसान को जाने में, इंसान देखेगा उसको तो और उसको अच्छा लगेगा, बहुत ब्यूटीफुल लगेगा, ठीक है ना। फिर आती है बेटा आपकी एग्रो फॉरेस्ट्री। नाउ व्हाट इज दिस एग्रो फॉरेस्ट्री? एग्रो का मतलब एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, ठीक है ना। चलो, पार्ट ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री, ये भी सोशल फॉरेस्ट्री का एक पार्ट है। रिप्रेजेंट द इंटरमीडिएट स्टेज बिटवीन फॉरेस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, क्या शो करता है, फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर की जो बीच की स्टेज होती है ये एग्रो फॉरेस्ट्री शो करता है। सस्टेनेबल सिस्टम ऑफ मैनेजिंग अ पीस ऑफ लैंड, ये एक बहुत ही बेस्ट तरीका है कि किस तरीके से आप जमीन का एक हिस्सा उसको आप लैंड को कंट्रोल कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, कैसे, थ्रू कंबाइंड प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स,
फॉरेस्ट क्रॉप्स एंड एनिमल रियरिंग। यानी एक ही लैंड है, एक ही लैंड में आप एक हिस्से में एनिमल की रियरिंग कर रहे हो, एक ही में आप फॉरेस्ट क्रॉप उगा रहे हो और एक ही में आप एग्रीकल्चर कर रहे हो, तो इसको हम बोलते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक है ना। इट एम्स टू प्रोवाइड कंजर्वेशन ऑफ लैंड। अब ऐसे क्या है, लैंड कंजर्व हो रहा है, कैसे हो रहा है कि आप इसमें मल्टीपल क्रॉपिंग कर रहे हो, है ना। मैंने आपको पढ़ाया था, पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि आप स्ट्रिप क्रॉपिंग कर सकते हो, कंटूर प्लॉइंग कर सकते हो, है ना, मल्टीपल क्रॉपिंग कर सकते हो, जिससे कि क्या होगा, आपका सॉइल खराब नहीं होगा, ठीक है ना। टू अचीव अ कंबाइंड प्रोड्यूस ऑफ फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, एक साथ आपको कंबाइंड आपको फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी मिल जाएगा और एग्रीकल्चर क्रॉप्स भी मिलेंगे। फिर आता है ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसकी, भाई प्रेशर कम करना है नेचुरल रिसोर्सेज पर। भाई लैंड है, एक में खाली आप एग्रीकल्चर कर रहे हो, एक लैंड है जिसमें आप एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट दोनों कर रहे हो, तो लैंड पे प्रेशर कम हो गया ना, एक ही जगह पर दोनों चीजें हो रही है, सॉइल की फर्टिलिटी भी रिटेन हो रही है, ठीक है ना। फॉर ऑब्टेनिंग टिम्बर एज वेल एज नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। दूसरा, चेक सॉइल इरोजन। अब बताया आपको भाई, इससे सॉइल इरोजन नहीं होगा, पेड़ लगा हुआ है, मिट्टी को बाइंड करके रखेगा तो वो इरोड नहीं होगा। टू मेंटेन फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, भाई इससे फर्टिलिटी बनी रहेगी। आपको पता है स्ट्रिप क्रॉपिंग या मल्टीपल क्रॉपिंग में क्या होता है, एक लाइन ए की लगी है, एक लाइन बी की लगी है, तो क्या होगा, दोनों फर्टिलिटी मेंटेन करके रखेंगे। एंड तीसरा है इकोलॉजिकल बैलेंस, जो है वो हमारे पूरे अर्थ पर बना रहेगा। ओके, then to make the best use of all available resources like land, manpower, livestock, ecological factors, etc. to obtain a variety of forest products such as food, fuel, fodder, livestock, recreation. भाई अगर आपको जंगल से फूड चाहिए, फ्यूल चाहिए, फॉडर चाहिए, लाइवस्टॉक चाहिए, रिक्रिएशन रिक्रिएट करना है अगर आपको, तो आपको जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं आपके, जो आपका लैंड अवेलेबल है, इंसान अवेलेबल है, लाइवस्टॉक जानवर है, इकोलॉजिकल फैक्टर्स है, इन सब का आपको बेस्ट यूज देता है एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक है ना। क्योंकि एक ही लैंड पर आप फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी कर रहे हो, एक ही लैंड पर आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी कर रहे हो। ओके, फिर आता है बेटा आपका फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल फॉरेस्ट्री। भाई ये एग्रो फॉरेस्ट्री जो है वो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट्री से कैसे अलग है बेटा। एग्रो फॉरेस्ट्री इज नॉट वल्नरेबल टू पॉपुलेशन स्ट्रेस। एग्रो फॉरेस्ट्री जो है वो पॉपुलेशन पर डिपेंड नहीं कर रही है, पॉपुलेशन स्ट्रेस पर डिपेंड नहीं कर रही है, उससे वनरेबल नहीं होगी, खराब नहीं होगी, बर्बाद नहीं होगी। इट इज क्रिएटेड इन अकॉर्डेंस विद द सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ द पॉपुलेशन। ये डिपेंड करती है पॉपुलेशन के ऊपर कितनी है, वहां की पॉपुलेशन क्या प्रैक्टिस करती है, कितना डिमांड रखती है, ठीक है ना। In fact, agroforestry coordinates with local population and reduces the pressure of population on traditional forestry. क्या कह रहा है वो, ये कह रहा है कि जो agroforestry होती है ये local population के हिसाब से चलती है, उसके साथ कोऑर्डिनेट करके चलती है, और जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट्री का जो पैटर्न है उस पे जो प्रेशर है उसको कम कर देती है, ठीक है ना। जैसे मतलब ये है कि भाई एक लैंड ऐसा होगा जहां पर वीट हो रहा होगा खाली, ये है ट्रेडिशनल फॉरेस्ट्री। एक लैंड ऐसा होगा जहां पर वीट के साथ साथ यहाँ पर टिम्बर भी लगाया जा रहा होगा। तो एग्रो फॉरेस्ट्री ने क्या किया, एग्रो फॉरेस्ट्री ने लोकल पॉपुलेशन को प्रेशराइज नहीं करा कंपेयर टू ट्रेडिशनल फॉरेस्ट्री, ठीक है ना। ये होती है एग्रो फॉरेस्ट्री डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल फॉरेस्ट्री। नाउ दैट कम्स द लास्ट टॉपिक एंड दैट सेज दैट इज सस्टेनेबल एग्रो फॉरेस्ट्री टू कम्बर्ट हंगर। कि भाई हमें सस्टेनेबल एग्रो फॉरेस्ट्री करनी है जिसमें हमें अपनी प्रेजेंट नीड्स को भी फुलफिल करना है और आने वाले कल में भी हमको कंजर्व करके चलना है, ताकि जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, उनको भी जंगल वंगल देखने को मिले, उनको भी पेड़ पौधे देखने को मिले, उनके लिए कोई ये एक इमेजिनेशन ना रहे, ठीक है ना। सो ड्यू टू कोरोना वायरस पैंडेमिक मेनी पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स एंड इनकम्स लीडिंग टू फूड इनसिक्योरिटी। सही बात है भाई, कोरोना में सबका बुरा हाल हुआ था, लोगों को नौकरियां चली गई थी लोगों की, ठीक है ना। वन ट्री प्लांटेड, एक पेड़ लगाना है, वन ट्री प्लांटेड, अ नॉन प्रॉफिट ट्री प्लांटेशन चैरिटी दैट प्लांट्स ट्रीज इन कंट्रीज एंड अराउंड द वर्ल्ड हैज पार्टनर्ड विद सस्टेनेबल ग्रीन इनिशिएटिव। ये एक नारा है, स्लोगन दिया था उन्होंने, वन ट्री प्लांटेड, कि भाई हम एक पेड़ लगाएंगे। इट इज अ नॉन प्रॉफिट ट्री प्लांटिंग चैरिटी। नॉन प्रॉफिट ट्री प्लांटिंग चैरिटी का मतलब क्या है कि किसी फायदे की वजह से नहीं, प्रॉफिट की वजह से हम पेड़ नहीं लगा रहे, नॉन प्रॉफिट चैरिटी है वो, तो है ना। दैट प्लांट्स ट्रीज, जिनका काम क्या करते हैं, ये लोग अलग अलग देशों में जाकर पेड़ लगाते हैं अराउंड द वर्ल्ड। इन्होंने किसके साथ पार्टनरशिप करी है बेटा, इन्होंने पार्टनरशिप करी है एसजीआई के साथ। एसजीआई क्या है, सस्टेनेबल ग्रीन इनिशिएटिव। ये एक लोकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्लांट मोस्टली फ्रूट ट्रीज टू फाइट हंगर, कि हमें ऐसे पेड़ लगाने हैं जो फल देते हैं जिससे कि लोग भूखे नहीं रहेंगे, हंगर भूख नहीं रहेगी, है ना, ऐसा पेड़ लगाएंगे, है ना, पॉवर्टी नहीं रहेगी, एंड क्लाइमेट चेंज,
टू प्लांट मोस्टली फ्रूट ट्रीज टू फाइट अगेंस्ट हंगर, पॉवर्टी एंड क्लाइमेट चेंज। तो इन्होंने ये नारा दिया है, उनका ये ऑब्जेक्टिव है कि हम ऐसे पेड़ लगाएंगे जो हमें फल देता है, जैसे एप्पल का पेड़, गुआवा का पेड़, मैंगो का पेड़। इनके पेड़ लगाने के बाद और इसमें से आपको ऑटोमेटिकली फ्रूट्स मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे, तो उससे हंगर नहीं होगी, पॉवर्टी नहीं होगी और क्लाइमेटिक चेंज। अंडर दिस मॉडल इसमें क्या किया गया है, फ्रूट ट्री सैपलिंग आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 1 to 3 ईयर्स। 1 से 3 साल के अंदर फ्रूट सैपलिंग का मतलब जो फ्रूट का बीज होता है उसको कम्युनिटी लैंड्स पर भेजा जाता है, ठीक है ना। होम स्टैंड्स ऑफ मार्जिनल फार्मर्स को दिया जाता है कि भैया आप भी ये वाला फल लगाइए। गवर्नमेंट स्कूल्स में भेजते हैं, गवर्नमेंट स्कूल कैंपसेस में ये सैपलिंग्स, ये बीज भेजे जाते हैं। ऑर्फनेजेस में भेजते हैं, ओल्ड एज होम्स में इनको भेजा जाता है, ठीक है ना, ताकि ये लोग सब लोग पेड़ लगाएंगे। इससे क्या होगा, हंगर नहीं आएगा, पॉवर्टी नहीं आएगी। दी प्लांटेड ट्रीज इंक्लूड, कौन कौन से इसमें ट्रीज होते हैं, लेमन का पेड़ होता है, गुआवा का होता है, कस्टर्ड एप्पल का होता है, गूसबेरी का होता है, प्रोमोग्रेनेट का होता है यानी अनार, जैक फ्रूट होता है। जैक फ्रूट क्या होता है, कमेंट बताओगे तो मुझे, कटहल होता है क्या, वुड एप्पल होता है एंड टर्मिनल यानी कि इमली होता है। ये सारे फ्रूट्स, इन सारे की बीज अलग अलग जगह ये लोग भेजते हैं, कहीं अनाथालय में, कहीं विधवा घर में, कहीं बुड्ढों को ओल्ड दिस व्हाट डू यू कॉल इट, ओल्ड एज होम्स में जहाँ बुढ़े रहते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में, फार्मर्स के पास, सो दैट कि वो लोग भी इसको प्लांट करें, ठीक है ना। दे एंश्योर फूड फॉर लोकल पीपल ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स। और जब कोई मान लो भुखमरी आ गई, उस गांव में सूखा पड़ गया, खाने को नहीं है, तो ऐसे में ये ऑर्गेनाइजेशन सामने आती है और लोगों को खाना प्रोवाइड करती है, फूड प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। चलिए, सो विद दिस नाउ आई कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। ये लेक्चर बच्चे आपका यहीं पर पूरा हो जाता है, माइंड मैप आपका पूरा होता है विद द टॉपिक नेचुरल वेजिटेशन, जिसमें हमने कई प्रकार के फॉरेस्ट पढ़े और इसे कंजर्व करने के लिए भी कई तरह की चीजें हमने पढ़ी, अलग अलग फॉरेस्ट्री के बारे में भी हमने जाना। कैसा लगा लेक्चर, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलेंगे अपन अब किसी और ऐसे ही टॉपिक के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज वाटर। मिलेंगे अपने अगले लेक्चर, अगले सेशन में। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। हंसते रहो, मेहनत करते रहो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे अहेड। बाय बाय।